नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन और आप सभी का स्वागत है। हम जुलाई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह पढ़ लिया था, यानी पूरे मैगजीन के हाइलाइट्स जो है वो हमने एक बार के लिए देख ली है। आज हम जो सेकंड जो वीडियो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, काफ़ी क्वेश्चंस जो है इस पोर्शन से देखने को मिलते हैं। आपसे रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जाता है, इंडेक्सेस के बारे में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के इसमें से सवाल निकल करके आते हैं, तो बड़ा ध्यान से आपको इस पोर्शन को कवर करना है। तो आज देखिए, आज वाला जो पोर्शन है इसमें 3 हमारे को रिपोर्ट्स पढ़नी है। एक तो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और तीसरा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इन तीनों को पढ़ने का एक सामान्य तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मानक हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, और थर्डली और लास्टली हमको ये देखना है कि भारत की इसमें स्थिति क्या है और भारत के अपने पड़ोसी राज्यों पड़ोसी जो देश है उनसे स्थिति बेहतर है या कमतर है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका मोटा मोटा एक प्रारूप है जो मैंने आपको बताया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जो आर्टिकल है, जो कि रिलेटेड है ग्लोबल पीस इंडेक्स से। तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम सबसे पहले जो है वो आपको ध्यान रखना है। ये जो इंडेक्स है ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, सिडनी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें 163 देशों की सूची है, जिसके के अंदर भारत को 126वां स्थान इस बार दिया गया है। इससे पहले भारत का जो स्थान था वो काफ़ी नीचे था। अब की बार 9 पायदान का जो है वो भारत ने सुधार किया है, यानी कि हम जो है जो शांति की जो हमारी रिपोर्ट है, ग्लोबल पीस जो है हमारे यहाँ, वो उसमें बढ़त देखने को मिली और हमारी रैंकिंग 126 इसमें हुई है। तो अब भारत की रैंकिंग 126 है, तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट जो है इसमें आइसलैंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कौन है? आइसलैंड है। और सबसे ज़्यादा अशांत देश कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। इसका नंबर ही 162 वाला आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अशांत जो देश है वो इसके अंदर कौन है? पाकिस्तान है। 163 स्थान है, सॉरी 163 है इसका स्थान पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, गलत बोल गई। अफगानिस्तान का जो स्थान है वो 163 है। और अगर हम बात करें कि भारत में भारत क्योंकि एक एशियाई देश है, तो एशियाई देशों के अंदर जो है सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? तो आप यहाँ देखिए, भूटान की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। भूटान की रैंकिंग सबसे अच्छी है, 17th रैंकिंग पर है भूटान ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें टेकआउट हमको मिला है? तो देखिए, सबसे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? सिडनी में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 126 है और इसमें 9 पायदान का सुधार हुआ है। इसमें प्रथम जो है वो आइसलैंड को रखा गया है और सबसे अशांत यानी लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान है। और अगर एशिया की बात करें तो भूटान जो है वो इसमें 17वें स्थान पर है, यानी कि भूटान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो अब चलते हैं हम सेकंड हमारे आर्टिकल पे, जो कि है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे। ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस प्रकार की कोई रिपोर्ट है, तो इस अच्छे से याद कर लीजिएगा कि WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। कभी कभी होता है ऐसा कि हमें लगता है कि ये रिपोर्ट तो हो सकता है यूनेस्को की हो या हो सकता है कि कोई दूसरे संस्थान की हो, तो इसलिए हमेशा ये देखें कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, UPSC में तो कई बार आता है ये। अब देखिए, इसके अंदर भी जो है सबसे टॉप स्थान आइसलैंड को मिला है। जैसे कि जो हमने ग्लोबल पीस इंडेक्स देखा था उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आइसलैंड की है और इसमें भी जो है फर्स्ट पोजीशन आइसलैंड की है। ये जो है 17वां इसका संस्करण था। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ये देखिए जेंडर गैप के ऊपर है। ठीक है, जो लैंगिक समानता है उसको लेकर के ये बात करता है। तो उसमें ये जो मूल्यांकन करता है वो सबसे पहले करता है कि शिक्षा के अवसर मिलते हैं कि नहीं। दूसरा, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता कैसी है। तीसरा, आर्थिक भागीदारी महिलाओं की कितनी है। और लास्टली, राजनीतिक सशक्तिकरण उनका हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन प्रमुख आयामों को लेकर के जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें जो है भारत का जो स्कोर है वो है, तो भारत का जो इसमें स्कोर रहा है या भारत की जो रैंकिंग है वो 127वीं है। तो पहले 135वीं रैंकिंग थी, 8 पायदान का सुधार करके भारत जो है 127वीं रैंक पर इसमें पहुंचा है। अब याद करना आपके लिए आसान है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 127, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि इसमें आइसलैंड है, सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, बस इतना ही ध्यान रखिए। और इसमें भी लास्ट में अगर हम बात करें, निम्नतम स्कोर जो है वो देखिए अफगानिस्तान, चैड, ऐसे जो है वो नेशंस का है। अब भारत की स्थिति देखिए, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके अंदर भारत को स्कोर मिला है 0.643। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए स्टेटमेंट में ऐसी चीज़ दी जा सकती है, तो आप याद कर लीजिएगा कि भारत का जो स्कोर है वो 0.643 है।
और 127वां इसमें स्थान है। 135वीं पहले रैंकिंग हुआ करती थी जिसमें 8 पॉइंट्स का सुधार अभी देखने को मिला है। हमने सबसे ज़्यादा सुधार किया है आर्थिक भागीदारी और अवसर में। आपको पता है कि ज़्यादा जॉब्स महिलाओं के लिए जनरेट हुए हैं, तो वहाँ 142 रैंकिंग हुई है। और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के अंदर भी 142 रैंक देखने को मिली है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप पड़ोसी राज्यों के साथ भारत को कंपेयर करते हैं तो इसमें भी भूटान जो है वो अच्छी रैंकिंग पे है, 103 रैंकिंग पे है। भूटान की रैंकिंग याद नहीं रखनी, लेकिन आपको देखना है कि भूटान जो है वो इंडिया से बेहतर है यहाँ पर भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित पहला आर्टिकल है वो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 देशों की यात्रा अभी की है, पहला अमेरिका और दूसरा मिस्र की। दोनों ही यात्राएं इंपॉर्टेंट है, दोनों की क्या क्या टेकआउट्स हैं, टेक अवेज हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अमेरिका की ये पहली उनकी राजकीय यात्रा थी। ठीक है, इससे पहले वो द्विपक्षीय यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन राजकीय ऑफिशियल जो ये यात्रा है ये पहली है उनकी, आधिकारिक दौरा रहा था पहले तो रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है उन्होंने वहाँ पर जो है अपना न्यूयॉर्क में संबोधन दिया। फिर शिखर सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई हैं वो देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, शिखर सम्मेलन में रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु पर जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है वो पहल या इनिशिएटिव्स जो है वो देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पर जो ये शिखर वार्ता थी उसमें अमेरिकी जो कांग्रेस है, आपको पता है कि अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो अमेरिका की जो संसद है या कांग्रेस है वहाँ पर उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और कट्टरपंथ और आतंकवाद सहित कई मुद्दों को रेखांकित किया है। वसुधैव कुटुंबकम, तो इस बार आपका जो योगा डे है उसका शीर्षक भी यही था, वसुधैव कुटुंबकम। और दूसरा उन्होंने कहा कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आपको पता है कि जो हमारा सोलर अलायंस है जिसके के अंदर ट्रॉपिकल इक्वेटर पे आने वाली जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसके सदस्य बने हुए हैं, तो उसी के लिए इन्होंने एक जो है एक लाइन भी दी थी कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ठीक है, तो ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक जो है इनका हमारे भारत की तरफ से एक मोटो है। फिर देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो है अमेरिकी जो कांग्रेस है उसका जो संयुक्त सत्र है उसको 2 बार संबोधित किया है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो बन गए हैं। फिर अब देखते हैं कि कुछ जो इन्होंने समझौते किए हैं उसमें क्या क्या निर्णय जो है वो देखने को मिले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने स्टार इसीलिए लगाया कि आप सारे जो ये डिसीजंस हुए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले देखिए कि अभी आपने न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले पढ़ा होगा कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा चिप बनाने के लिए जो रेयर एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा चाइना में होते हैं। 99% चाइना का ही उसके ऊपर मोनोपोली है। तो चाइना वो अपने जो रेयर एलिमेंट्स है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा रहा है। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो सेमीकंडक्टर है, मोबाइल्स वगैरह जो होते हैं वो महंगे हो जाएंगे। भारत में क्या, अन्य देशों में भी उसका वही हाल होगा। तो यहाँ देखिए जो समझौता हुआ है तो भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का हुआ है, रेलवे, तकनीक, ड्रोन, जेट इंजन और स्पेस सेक्टर जैसे जो बड़े समझौते हैं उन पर करार जो है अमेरिका के साथ किए गए हैं। अगर बात करें तो अमेरिका की एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोन, वो गुजरात के अंदर जो है अपना प्लांट लगाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगा लेना है कि कहाँ प्लांट लगाएगी, गुजरात में अपना एक प्लांट लगाएगी। दूसरा देखिए, भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ MOU किया है, यानी रेलवे में सुधार के लिए भी अमेरिका की कंपनी के साथ में जो है वो MOU किया गया है। फिर स्पेस की अगर बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो आपको पता है कि आर्टेमिस मिशन करके एक मिशन चल रहा है, किसका, अमेरिका का, नासा का एक मिशन है, उसमें इसरो भी जो है वो सहयोग देगा। तो ये अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए एक संयुक्त मिशन होगा, आर्टेमिस अकॉर्ड, और ये जो है इसमें इसरो भी जो है वो 2024 तक पार्टिसिपेट करेगा। फिर देखिए, दोनों देश मिलकर के US इंडिया डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि INDUS-X क्या है तो आप लिख सकते हैं कि ये US और इंडिया का डिफेंस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है, और इसके अंदर दोनों देश यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप इंडस्ट्री और थिंक टैंक जैसे जो चीज़ें हैं वो इन दोनों में शामिल होंगी। तो INDUS-X के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, आईसेट के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आईसेट क्या है। आईसेट का फुल फॉर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि उभरती हुई जितनी भी तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसको लेकर के भी आईसेट का निर्माण किया गया और इसकी शुरुआत दोनों देशों के बीच में की गई है। फिर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन के नाम पर एक ड्रोन है जिसका नाम है प्रीडेटर ड्रोन, जिसको कि अदर नाम से जाना जाता है MQ-9 रीपर। इसकी खरीद के ऊपर भी समझौता भारत ने अमेरिका के साथ में किया है। तो आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा MQ-9 रीपर क्या है, तो वो लिख देगा कि कोई मिसाइल है, सैटेलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक ड्रोन है। फिर देखिए यहाँ पर है कि जो अमेरिका जो है वो भारत के बेंगलुरु और अहमदाबाद में, ये A भी मैंने इसलिए लिखा है, A मतलब अहमदाबाद, B मतलब बेंगलुरु, यहाँ पर अपने 2 कॉमर्शियल दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास जो है वो खोलेगा।
ठीक है। और इसके अलावा भारतीयों के बीच में जो संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए सिएटल जो अमेरिका में है एक मिशन जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका के साथ में की गई हैं। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए उसके अलावा जो है वाशिंगटन डीसी में जो इंडिया यूएसए स्किलिंग फॉर फ्यूचर यानी कि जो हमारे कौशल विकास है उसको लेकर के भी जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए कि भाई कैसे कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम, ये भी इन दोनों देशों के बीच में किया गया, जिसका के मकसद था कि सभी के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव जाति के लिए विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके उसको फोकस करके ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया था। उसके अलावा जो रोनाल्ड रीगन सेंटर है यूएसए के अंदर, वहाँ भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ में भी जो है प्रधानमंत्री जी की बातचीत हुई। और कई सारे जो आप जानते हैं कि जो ट्विटर के, गूगल के जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये वाले टेक अवेज जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ जहाँ से मैंने स्टार लगा रखा है ये सारे जो है ये आपको पढ़ने हैं, ये इन पे सब पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रधानमंत्री जी की सेकंड यात्रा पे, जो कि थी मिस्र की यात्रा, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट के पिरामिड आपको पता होंगे। तो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने जो है उनको रिसीव किया है। और मिस्र जो है एक अफ्रीकी राष्ट्र है, इसकी राजधानी कायरो है और ये भी उनकी पहली राजकीय यात्रा थी यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए काहिरा जब वो पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो भारत इकाई है उसके साथ में उन्होंने एक बैठक की। तो ये भारत इकाई क्या है ये हमें पता होना चाहिए। भारत इकाई क्या है कि जब हमारे यहाँ पर जो रिपब्लिक डे के ऊपर जो गणतंत्र दिवस के ऊपर जब यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था, तब उन्होंने यहाँ से जाने के बाद में एक भारत इकाई की स्थापना मिस्र में की, जहाँ पर इनके जितने भी बड़े नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, वो सब इसके अंदर रहते हैं और इसकी जो अध्यक्षता है भारत इकाई की वहाँ के प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो भारत से जो भी कल्चरल हमारी बातें हैं वो इस भारत इकाई के अंदर की जाती है। तो अगर भारत इकाई के बारे में पूछ ले तो मिस्र से इसका संबंध है। और ये जो है मिस्र के अंदर जो भारत से संबंधित उनके जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसकी अध्यक्षता जो है मिस्र के प्रधानमंत्री महामहिम मुस्तफ़ा मेडबोली जो है उन्होंने की है। और इसमें कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इसमें शामिल होते हैं। फिर देखिए द्विपक्षीय जो वार्ताएं हुई इसमें क्या क्या बातें निकल कर के आई। मिस्र के अंदर जो है अल इतिहाद पैलेस जो है वहाँ पर इस वार्ता को आयोजित किया गया था। और इस वार्ता के अंदर व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों जैसे जो साझेदारी के क्षेत्र हैं उनमें कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन सभी चीज़ों पर जो है इसमें चर्चा की गई है। फिर देखिए सम्मान के रूप में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनको ऑर्डर ऑफ नाइल का जो नागरिक पुरस्कार है वो मिस्र के द्वारा दिया गया है। तो नाइल के नाम से आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर ये मैंने देखिए यहाँ पर और अंडरलाइन किए हैं कि कृषि, पुरातत्व और पुरावेश और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौते ज्ञापनों पर भी जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि कोई कॉन्क्रीट बात इसमें नहीं है, तो समझौते के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो वहाँ एग्जाम में। अब देखिए कुछ तथ्य है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की जो अल हकीम मस्जिद है उस पर भी विजिट किया है। वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है ये, तो काहिरा में ये स्थित है। और जो 16वें जो फातिमिद खलीफा हुए थे उनके द्वारा उनके नाम पर जो इस मस्जिद का नाम रखा गया है। ये दाऊदी बोहरा समुदाय की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया। तो नाम याद रखिएगा, अल हकीम मस्जिद। पूछ लेंगे कि अल हकीम मस्जिद निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो आप ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया या मिस्र, तो याद रखिएगा कि ये मिस्र के अंदर सिचुएटेड है। फिर देखिए काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री, जहाँ पर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस दौरान मिस्र और अदन में अपनी जान न्यौछावर करने वाले जो सैनिक थे उनको भी श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और एक चीज़ और है कि वहाँ पर मिस्र के जो एक दारुल इफ्ता के अंदर IT से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र भी भारत जो है वो बनाने जा रहा है। तो ये सारे इसके टेक अवेज थे मिस्र को लेकर के। तो ये भी मैंने जो इंपॉर्टेंट लगवाया है जिस पे मैंने अंडरलाइन की है उसको आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ते समय थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके पढ़ें। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है खुले समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर सहमति।
अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये खुला समुद्र क्या होता है, ओपन वाटर्स क्या होते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाता है कि जो किसी भी देश की जो सीमा होती है, तो उससे 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है उसको हम ओपन सीज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है अगर बात करें पूरे पृथ्वी की, तो खुला समुद्र का जो क्षेत्र है वो पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है IUCN तो ऐसा तक कहता है कि यहाँ की जितनी प्रजातियाँ हैं उनके अस्तित्व पर बहुत गहरा संकट है। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने सबसे पहली बार जो है उन्होंने एक ऐसी संधि पर लोगों अपने सदस्य देशों के हस्ताक्षर करवाए हैं, जो कि ये जो ओपन सीज है वहाँ पर जो है जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि खुला समुद्र क्या होता है। तो किसी भी सीमा क्षेत्र से, देश की सीमा क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है उसको खुला समुद्र कहते हैं। और ये संधि इसलिए की गई है ताकि इस क्षेत्र में जो प्रजातियां हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर ट्रीटी है जो कि मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए, 60 से अधिक देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद ये संधि प्रभाव में आ जाएगी। इसका उद्देश्य जो है 2030 तक विश्व के 30% महासागरों को जो है वो संरक्षित करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक निकाय भी बनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें तो देखिए सेकेंडरी, आपको इतना पता होना चाहिए कि ओपन सीज जो है वो इसके अंदर किससे संबंधित है। मेरे गले की बहुत बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ी हुई है, तो एक थोड़ा सा पढ़ाने के बाद में 1 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है। या तो खराश होती है या छींकें आना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा आज माइल्ड ऐसा फीवर भी लग रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी करवाऊँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा तो 1-2 दिन का गैप जो है आपकी मैगज़ीन में हो ही जाएगा, मुझे लग रहा है। खैर ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला जो आर्टिकल है वो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का चीन के साथ समझौता। अच्छा, चाइना जो है, पहली बात तो जहाँ भी चाइना ने अपना लोन्स दिए हैं, जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश है, जहाँ पर भी, तो उनकी इकोनॉमी को तो वैसे ध्वस्त किया ही है। अभी बात आती है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, यानी कि एक एटॉमिक न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो बनाया जाएगा पाकिस्तान में चाइना के द्वारा। ये कहाँ पर बनाया जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये जो है पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर बनाया जाएगा, और इसका नाम होगा चश्मा 5C। चश्मा 5C जो है वो इसका नाम है। तो नाम से आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में चश्मा 5C ये क्या है, या C5 जो है ये क्या है। तो एक परमाणु संयंत्र है और चाइना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। हालांकि देखिए, चाइना जो है NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य है, और उसके अंदर कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कुछ प्रतिबंध है, लेकिन चाइना ने उन सबको नज़रअंदाज करते हुए जो है ये 5वां परमाणु रिएक्टर पाकिस्तान में अपना स्थापित किया है। तो इससे पहले भी वो काफ़ी सारे जैसे C1, C2, C3 और C4 जो है पंजाब के पाकिस्तान प्रांत में इस्टेब्लिश कर चुका है। और अभी जो है ये 5वां जो है C5 इन्होंने चाइना ने जो है पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया। तो याद रखने वाली बात इतनी है कि ये जो C5 जो संयंत्र है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। किसने इस्टेब्लिश किया है, चाइना ने इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, यहाँ पर आप चलते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल 6 परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जिसमें से 2 तो जो हैं K2 और K3, ये जो हैं ये फ्रांस के सहयोग से तैयार की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु संयंत्र है वो 2 देशों के द्वारा बनाए गए हैं, एक तो फ्रांस है और दूसरा है चाइना। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी नाम सबके याद नहीं रखने, आप ये ध्यान रखिएगा, ये C5 जो चश्मा 5 है इसके बारे में आपको पता रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को में फिर से शामिल होगा अमेरिका। तो इतनी कोई विशेष न्यूज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको पता है कि यूनेस्को से पहले यूनेस्को में से सदस्यता त्याग कर दी थी अमेरिका ने। और बराक ओबामा के टाइम तो वित्तीय जो अनुदान देता है अमेरिका, 22% का जो ग्रांट है वो यूनेस्को को अमेरिका के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो बराक ओबामा के टाइम पर जो है इस वित्तीय योगदान को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद में जब ट्रंप प्रशासन आया, तो इजराइल के विरोधी जो यूनेस्को का रवैया था, पार्शियल रवैया था, उसको देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने इसको अपने पूरी तरह ही जो है इसमें से वो यूनेस्को से आउट ही हो गए थे। फिर देखिए कि जो यूनेस्को है उसमें अमेरिका संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1984 में जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे वो भी जो है यूनेस्को से बाहर हो गए थे किसी बात को लेकर के, और 2003 में जो है यूनेस्को में वापस अमेरिका शामिल हुआ था। और ये सेकंड टाइम है कि जब ट्रंप प्रशासन में यूनेस्को को जो USA है उसने यूनेस्को से एग्ज़िट किया है। तो हालांकि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चर्चा वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वापस से फिर से शामिल जो है वो बाइडेन प्रशासन के तहत यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, अमेरिका और ब्रिटेन ने अटलांटिक घोषणा को जो है वो अपनाया है। ये अटलांटिक घोषणा क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
अब देखिए जो अटलांटिक चार्टर है, पहली चीज़ तो ये किन दो देशों के बीच में है, तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में है। और आप देखिए कि एक यूरोपियन राष्ट्र है और एक अमेरिकी राष्ट्र है। तो ये जो इन्होंने जो ये घोषणा की है अटलांटिक चार्टर की, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जो गंभीर वैश्विक चुनौतियां हैं उसको लेकर के क्या रणनीतिक साझेदारी जो है वो की जाए। गंभीर चुनौतियां यानी कि क्या आप देखेंगे कि एशिया के अंदर चाइना का बढ़ता हुआ जो है प्रभाव है, रशिया का बढ़ता हुआ प्रभाव है, तो इन सबको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाए, उसको लेकर के दोनों प्रधानमंत्रियों ने, जैसे कि यहाँ तो ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहाँ जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने समझौते पर 8 जून को हस्ताक्षर किए हैं। अब इस समझौते के अंदर जो है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, संरक्षण पर जो सहयोग है, समावेशी जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन पर साझेदारी है, स्वच्छ ऊर्जा है, अर्थव्यवस्था है, स्वास्थ्य सुरक्षा, अंतरिक्ष में गठबंधन, इन सबको लेकर के जो है वो इसमें समझौता किया गया है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात कि इस समझौते का उद्देश्य क्या है। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव, रूस की आक्रामक कार्रवाइयां और दोनों देशों के लिए खतरा पैदा करने वाली आर्थिक अस्थिरता से निपटना इस का उद्देश्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अटलांटिक घोषणा जो हाल ही में दो देशों के बीच हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए कि अटलांटिक घोषणा में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच नागरिक परमाणु साझेदारी का भी शुभारंभ हुआ है। अब ये परमाणु साझेदारी क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता है कि अगर अभी यूक्रेन वाली बात करें तो यूक्रेन में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ या जो अमेरिका है वो डायरेक्टली क्यों इंटरवीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ऊर्जा की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जो गैस की सप्लाई होती है वो रशिया के थ्रू यूरोप में और अमेरिका के अंदर आ रही है। तो यूरोप के अंदर तो मेजर सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो रशिया के द्वारा ही है। तो इसीलिए इन दोनों ने जो समझौता किया उसमें कहा गया है कि हम जो है एक नागरिक परमाणु साझेदारी करेंगे जिसका उद्देश्य होगा स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना और रूसी ईंधन जो स्रोत है, सोर्सेज हैं, उन पर अपनी निर्भरता को कम करना। ठीक है। और एक घोषणा इन्होंने और की है कि 2023 के अंत में ब्रिटेन में विश्व का पहला एआई शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो टेक अवेज आप ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक घोषणा जो है उसका उद्देश्य क्या रहा है, चाइना और रशिया के बढ़ते जो उनका प्रभाव है उसको कम करना, बैलेंस ऑफ पावर को इस्टेब्लिश करना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है सुरक्षा परिषद को लेकर के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर 5 नए अस्थायी सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। तो हो सकता है कि इस बार अगर आपके कोई एग्जाम्स हो तो करंट के नाम पर इन देशों के नाम वो आपसे पूछ ले, तो हम नामों को देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए निर्वाचित जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें है, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें एशिया की तो एशिया से हमारे कोरिया गणराज्य है और उसके अलावा कोई सा भी नहीं है। अफ्रीका की बात करें यहाँ पर तो सियरा लियोन, गुयाना नहीं, अल्जीरिया। और यूरोप की बात करें तो आपके स्लोवेनिया और जो स्लोवेनिया जो है यूरोपियन राष्ट्र है जो कि इसके अंदर, और अमेरिका की बात करें साउथ अमेरिका की तो गुयाना जो राज्य है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो आप कैसे भी करके एक ट्रिक से करें या चाहे जैसे भी करें, इनके नाम आपको याद रखने हैं, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ठीक है। तो ये जो है अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। और यहाँ देखिए कि पहले से जो है अन्य जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। आपको पता है कि 10 अस्थायी सदस्य इसके अंदर होते हैं, 5 तो स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के बारे में सब जानते हैं। अस्थायी का नाम ध्यान रखिएगा, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। तो अफ्रीका के भी बहुत सारे हैं इसमें, मोजाम्बिक, माल्टा, ये सब माल्टा नहीं है, मोजाम्बिक जो है वो अफ्रीकन देश है। और साउथ अमेरिका का इक्वाडोर है, स्विट्ज़रलैंड यूरोप का है, जापान एशिया का है। तो एशिया से 2 ही हैं, जापान और साउथ कोरिया। तो और उसके अलावा यूरोप से हैं कुछ और कुछ जो है वो अफ्रीका से है। तो सबके नाम जो है वो आपको ध्यान रखने, हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसा पूछ ले। फिर देखिए भारत जो है वो 8 बार जो है इसका सदस्य रहा है, 1950 से 51, 67 से 68, 72 से 73, 2 साल के कार्यकाल होते हैं। तो वो भारत जो है वो इसका सदस्य 8 बार रह चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए सूरीनाम से रिलेटेड है। तो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सूरीनाम और सर्बिया इन 2 देशों का दौरा किया है। तो सूरीनाम तो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, मैंने आपको फर्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें बताया था। और जो सर्बिया है वो यूरोपीय देश है। तो सूरीनाम के जो वहाँ के राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्होंने जो है इनको जो है वहाँ का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उससे जो है वो सम्मानित किया है। अब देखिए इसमें जो है सूरीनाम प्रवास के दौरान सूरीनाम में भारतीय लोगों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पारामारिबो
में जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो एक क्षेत्र है सूरीनाम में, पारामारिबो, वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। आपको पता है सूरीनाम के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हमारे भारत से इंडेंचर्ड जो लेबर्स थे उनको वहाँ पर भेजा जाता था, इसलिए भारतीय समुदाय सूरीनाम में अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है। फिर देखिए 5 जून 1873 को भारतीय लोगों का पहला समूह लल्ला रुख नाम के जहाज पर सवार होकर सूरीनाम के तट पर आया था। तो 1873 में जो है वो भारतीय पहली बार यहाँ पर गए थे। बाबा और माई नामक जो स्मारक है वहाँ पर भी श्रद्धांजलि दी। ये पहले व्यक्ति हैं जो इसमें सूरीनाम के अंदर जो है वो भारत की तरफ से आए थे। और ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये नाम का जो है द्रौपदी मुर्मू जी को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी वहाँ पर दिया गया है। फिर देखते हैं सर्बिया के अंदर क्या क्या बातें हुई। तो ये सर्बिया की भी उनकी पहली यात्रा थी और यहाँ पर जो उन्होंने 32 करोड़ यूरो से 1 अरब यूरो का लक्ष्य निर्धारित किया है द्विपक्षीय व्यापार का। तो व्यापार बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। सर्बिया के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर व्यूसिक, उनके साथ में भी इनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और यूरोप और यूरेशिया में व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए सर्बिया के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। तो ये कुछ टेक अवेज थे सर्बिया की यात्रा से और सूरीनाम की यात्रा से। तो आज का हमारा लास्ट जो अब आर्टिकल बचता है वो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को लेकर के, और इसके बाद में तो जो है इसमें हाँ यही लास्ट है। तो देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसके अंदर आप देखिए तो संस्कृति कैसी है, पर्यावरण कैसा है, शिक्षा स्थिरता, ये जो 5 मैट्रिक्स हैं, 5 जो आधार हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा शहर रहने लायक है और कौन सा शहर रहने लायक नहीं है। तो 173 देशों की एक सूची बनी है जिसमें कि सबसे टॉप पर आता है ऑस्ट्रिया का वियना। यानी कि अब जब भी आप घूमने जाएं तो ऑस्ट्रिया के वियना ज़रूर जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रहने लायक जो स्थान है वो ऑस्ट्रिया का वियना है और लगातार दूसरी बार जो है इसको सबसे अच्छा रहने लायक शहर जो है वो माना गया है। फिर दूसरा शहर देखें तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है, तीसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। सारे नाम पढ़ लीजिए और सबको अपने विश लिस्ट में लगा लीजिए कि सब जगह जो है मैं आरएस बनने के बाद में जाऊँगा या जाऊँगी, तो ये भी एक मोटिवेशन है। फिर देखिए यहाँ पर जो है सूचकांक में भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की तरफ से नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु ये इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, ठीक है। और निम्नतम की अगर बात करें तो वही जो सीरिया का दमिश्क जो उसकी राजधानी है वो, और त्रिपोली जो कि लीबिया की राजधानी है, तो ये सबसे लास्ट के अंदर इसके अंदर जो है वो गिने गए हैं। सो आप नेक्स्ट वीडियो में जब हम फ्रेंड्स मिलेंगे तो हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।